हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पथ। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के सभी भागों को और उससे रिलेटेड सभी प्रोविजंस को कि किस भाग में क्या प्रोविजन किए गए, उन सब का एक ओवरव्यू लेंगे हम अभी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि संविधान की दुनिया में भाग का मतलब क्या होता है। तो इसे समझने के लिए आप पहले ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान में जो भी प्रोविजंस किए गए हैं, जो भी प्रावधान किए गए, वो दो रूपों में रखे गए। एक तो आर्टिकल के रूप में यानी अनुच्छेद के रूप में, कुल मिलाकर के समझ लीजिए पैराग्राफ के रूप में, और एक टेबुलर फॉर्म में यानी टेबुलेशन करके सभी सारी बातें कही गई हैं। तो जो टेबुलेशन फॉर्म में कही गई है सारी बातें वो हम लोग अनुसूची में देख चुके हैं। और अब बात बचती है अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद को ही सजाने का एक तरीका है भाग। अब वो कैसे है, तो इसे आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी। मैथ्स में क्या होता है, एक चैप्टर आप ले लीजिए जैसे एपी जीपी एचपी का, और उसी में और तरह के सीरीज होते हैं। तो ये सब जो एक ही तरह के सीरीज का टॉपिक है, उसके लिए क्या क्या कर दिया गया मैथ में कि एक चैप्टर बना दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि जितने भी रिलेटेड, एक तरह से एक चीज़ से रिलेटेड ये अनुच्छेद है, उन सभी को एक जगह रख करके एक भाग बना दिया गया। और अच्छे से समझिए एग्जाम्पल में, जैसे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का एक भाग बना दिया गया है। तो उसमें क्या है कि 12 से 35 तक अनुच्छेद है, और हर एक अनुच्छेद में अलग अलग, जैसे टोटल 6 तरह के मौलिक अधिकार है, तो अलग अलग मौलिक अधिकारों को अलग अलग अनुच्छेद में डील किया गया है। फिर उससे रिलेटेड और भी जितनी सारी बातें हैं, जैसे अगर मौलिक अधिकार का कभी हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, रिट्स इशू करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सब रिलेटेड है मौलिक अधिकार से ही। तो इन सभी को एक जगह रख करके एक भाग बना दिया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और आना चाहिए कि जब एक ही चीज़ से रिलेटेड प्रोविजन है और एक ही तरह के प्रोविजंस है, तो उसे पहले अनुच्छेद में और फिर भाग में क्यों डाला जाता है। तो ऐसा अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है, ताकि आपको जिस पर्टिकुलर थिंग्स को देखना है संविधान में, डायरेक्ट वहाँ तक आप जंप कर सके। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए आपको समता और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में कोई प्रोविजंस देखना है, और सारे मौलिक अधिकारों का प्रोविजन अगर एक ही अनुच्छेद में लिख दिया जाए, एक ही आर्टिकल में लिख दिया जाए, तो अब आपको क्या होगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए भी आपको पूरा अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए समय वेस्ट होगा और कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो इसी के लिए अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग प्रोविजंस को डील किया गया। अब बाद में एक रंग के प्रोविजंस को उसे एक पार्ट में डाल दिया गया है। तो अब आइए पहले तो हम लोग संविधान के भाग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद एक एक पार्ट के एक एक प्रोविजंस को देखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि भारतीय संविधान में जो मूल संविधान बना था उसमें कितने भाग थे। तो उसमें टोटल 22 भाग थे। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। मूल संविधान का मतलब हुआ कि वह संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और उसमें टोटल 22 भाग थे। 22 भाग, 1 से लेकर के 22 तक टोटल काउंटिंग में 22 भाग थे। ठीक है। और अभी वर्तमान समय में आप कहीं देखेंगे कि 22 भाग भी लिखा रहता है, कहीं पे 25 भाग भी लिखा रहता है। तो 22 भाग काउंटिंग में तो ऐसे ही 1 से लेकर के 22 भाग ही है, लेकिन टोटल अगर पार्ट्स की गिनती करें, जैसे सब पार्ट जोड़ दिया गया है, तो टोटल 25 हो गए। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए, भाग 4 जो है, तो पहले तो संविधान में भाग 4 ही था, लेकिन बाद में एक 4 का क जोड़ दिया गया। इसी तरह से भाग 9 जो है, 9th जो है, उसमें 9th का क जोड़ दिया गया, 9th का ख जोड़ दिया गया, और इसी तरह से 14 जो है, 14 में ये जोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर के वर्तमान संविधान में टोटल 25 भाग हो जाते हैं। और आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल मिलाकर के संविधान में कितने भाग है, तो आपको आंसर करना है 25 भाग। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग संविधान के एक एक भाग को उसके संबंधित प्रोविजंस के साथ देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग प्रोविजंस का एक ओवरव्यू लेंगे, और जब मैं एक एक भाग को सेपरेट डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा कि किस अनुच्छेद में क्या है। वहाँ पे हम लोग पूरे विस्तार में सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर एक आप ओवरव्यू ले लीजिए, ताकि जब मैं अनुच्छेद पढ़ाता रहूंगा उस समय आपको मजा भी आएगा। दूसरी बात कि एग्जाम में कभी कभी इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन इस भाग में है, या फिर इस भाग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन, और बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह से। तो इसके लिए इस तरह का क्वेश्चन भी आपका न छूटे। तो ये सबसे पहले भाग 1 को देखते हैं। भाग 1 में अगर संविधान है तो उसके बारे में बताएगा, जिस देश का संविधान है। तो पहला भाग जो यही बताता है जो हमारा देश है उसका संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि है कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को समेटे हुआ है। अब अनुच्छेद 1 से लेकर के 2, 3, 4 में क्या क्या है वो लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल जानिए कि पहला जो भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में डील करता है। इसके अलग अलग अनुच्छेद जो है, कोई तो नाम बताता है, कोई है कि कैसे अगर नया स्टेट जोड़ा जा रहा है तो उसका क्या प्रोविजन है, क्या तरीका है, इससे रिलेटेड है। तो क्या क्या टॉपिक है वो लोग हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है नागरिकता। पहला है कि देश का राज्य क्षेत्र बता दिया गया, तो देश जो बना वो किसके लिए बना, तो नागरिकों के लिए बना। तो पार्ट 2 जो है वो नागरिकता से डील करता है कि देश का नागरिक कौन होगा, और इसके जो प्रोविजन है वो 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद को समेटे हुए हैं।
और 5 से 11 तक जो अलग अलग अनुच्छेद हैं वो सब अलग अलग बातें डील करते हैं, जैसे कि कौन भारत का नागरिक होगा, अगर किसी विदेशी को भारत का नागरिकता ले लेना तो उसको क्या करना पड़ेगा, कितने दिन भारत में रहने पर भारत का नागरिकता मिल जाएगा, भारत में किस तरह से एकल नागरिकता का प्रबंध है, किस तरह से भारत का नागरिकता छीन हो जाता है किसी का अगर जाकर के आप विदेश का नागरिकता ले लेते हैं। तो ये सब बातें अलग अलग अनुच्छेद में डील किया गया है और वो जब लोग हम डिटेल में पार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट है पार्ट 3 भाग 3। तो जब कोई देश है और उसका नागरिक है तो उसको नागरिक को कुछ मूल अधिकार भी दिया जाता है ताकि वहाँ पे वो उन्नति प्रगति कर सके। तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल राइट जो दिए गए उसका जिक्र है भाग 3 में। भाग 3 में टोटल 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। पहले संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब उसे विधि का अधिकार बना दिया गया और 300A में आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया है। तो अभी जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स है उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो रखा गया है भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक डील करता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप अनुच्छेद का नंबर कम से कम पार्ट के साथ याद रखें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, आपसे पूछ देगा एक मौलिक अधिकार का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 21 में डील है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रोविजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। एक दे दिया जाएगा 21, दूसरा दे दिया जाएगा 40, तीसरा दे दिया 140, इस तरह से दूर दूर के दे दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, कम से कम आपको पार्ट से रिलेटेड ये अनुच्छेद याद रहेगा तो आप हिट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जो कि एक तरह से फोकट का नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं फिर से आपको जोर देकर के बोलूंगा कि भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद को आप याद रखें नंबर के साथ। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए जैसे देश हो गया, उसके नागरिक हो गया, उसको मूल अधिकार दे दिया गया, तो अब जो राज्य है या फिर सरकार है, यहाँ पे राज्य का मतलब राज्य से नहीं होता देश से भी होता है, तो जो शासन है और जो सरकार है उसको संविधान कुछ निर्देश देती है कि कैसे जनता के वेलफेयर के लिए तुम क्या नियम बनाओ, क्या कानून बनाओ। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो भाग 4 में दिए गए हैं। और इसमें जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, राज्य को बोला जाता है संविधान के द्वारा कि तुम सत्ता में भागीदारी के लिए स्थानीय स्वशासन का व्यवस्था करो, जिसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। तो इस तरह की जो भी बातें हैं वो सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें दिया गया। और यह कहाँ से कहाँ अनुच्छेद, तो 36 से लेकर के 51 तक, यानी भाग 1 से 4 तक, भाग 2 5 से 11 तक, भाग 3 12 से 35 तक, और भाग 4 जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अब अगला भाग है भाग 4 का ए, मूल कर्तव्य इसमें डील किया गया। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मैं बताया हूँ विदेशी स्रोत में, रसिया के संविधान से। और एक चीज़ मैं टेक्निक यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो 4 का ए बी सी डी ऐसे करके जोड़ा रहता है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था बल्कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। बाई चांस मूल कर्तव्य का जो प्रोविजन है वो 42 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। और मूल कर्तव्य का जो प्रोविजन है, कुल 11 मूल कर्तव्य बताया गया है, वो डील किया गया है अनुच्छेद 51A में। यानी जब कोई देश हो गया, उसके कुछ कोई नागरिक होगा, उन्हें मूल अधिकार दिया गया, उनके वेलफेयर में स्टेट को कानून बनाने के लिए कहा गया। तो अब बात आती है कि जो नागरिक है उसके लिए भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज निर्धारित किया गया है। उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इन सब का सम्मान करना, अपने अंदर में राष्ट्रभक्ति का भावना बनाए रखना। तो इस तरह की जो चीज़ें आती है वो डील किया गया मूल कर्तव्य के अंदर। और इसमें अनुच्छेद है 51A। यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे कि 36 से 51 तक जैसे भाग 4 था तो अब 52 आना चाहिए था अनुच्छेद, लेकिन 52 तो ऑलरेडी था, ये बीच में जोड़ दिया गया। तो इसके लिए क्या किया गया कि 51 का A एक आर्टिकल बना करके इसमें बीच में ही जगह दे दिया गया इसको। और इस तरह से एक चीज़ और आप याद रखें, जैसे भाग में बढ़ोतरी हो गई उसी तरह से अनुच्छेद में भी बढ़ोतरी हो गई। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद ही थे, लेकिन अभी अनुच्छेद कुल मिलाकर के ऐसे करके ABCD बीच बीच में जोड़ करके लगभग 468 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, भाग 1 से लेकर 4A तक मोस्ट फोकस था नागरिक पे, यानी पहला में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, दूसरा हो गया नागरिकता से रिलेटेड, तीसरा मूलभूत अधिकार से रिलेटेड, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, पांचवा हो गया मूल कर्तव्य से रिलेटेड। अब आती है अलग अलग स्तर पर सरकार की बातें, जैसे केंद्र स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर सरकारें होती है, उससे भी नीचे यूनियन टेरेटरी स्तर पर सरकारें होती है, उससे भी नीचे पंचायत स्तर पर सरकारें होती है। तो अब एक एक करके एक एक भाग में सभी
सरकारों से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो अब आइए इसे भी देख लेते हैं। भाग 5 जो है वो संघ से रिलेटेड यानी यूनियन यानी केंद्र में सरकार होती है उससे संबंधित है। और इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक, यानी 52 से 151 तक। आराम से याद हो जाएगा, 52 से लेकर 151, एक घट गया लेकिन 100 जुट गया। 52 से लेके 151, 52 से लेके 151। और यह जो भाग है भाग 5, इसमें केंद्र से रिलेटेड सब कुछ मतलब केंद्र सरकार, केंद्र में जो संसद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट, केंद्र में जो न्यायपालिका है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब यहीं पे डील कर दी गई है भाग 5 में ही। तो केंद्र से रिलेटेड हम लोग एक एक चीज़ जब अनुच्छेद को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब संघ से नीचे यानी केंद्र से नीचे जस्ट नीचे का सरकार कौन सा होता है, तो राज्य का सरकार। तो उसको डील किया गया भाग 6 में, यानी भाग 5 में संघ, उससे नीचे राज्य। और इसका प्रोविजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। और इसमें भी राज्य से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे राज्य में कैसे सरकार होगा, राज्य के जो गवर्नर होंगे, राज्य में जो हाई कोर्ट होगा, उससे भी नीचे जो कोर्ट्स होंगे, राज्य में किस तरह से विधानसभा, विधान परिषद होगा, विधानमंडल। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं राज्य से रिलेटेड प्रोविजंस, वो सब भाग 7 में ही डील कर गया, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। अगला भाग है पार्ट 7। पार्ट 7 जो भाग है ये पहले था, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय राज्य के अलावा कुछ ये रियासतें थे, तो रियासतों के लिए अलग से जगह दी गई थी संविधान में। लेकिन अब उस तरह के राज्य की व्यवस्था नहीं है, तो उसे अब रिपील कर दिया गया। यानी संविधान के भाग 7 जो है ये अभी संविधान में एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। यानी अब राज्य के नीचे का जस्ट नीचे का गवर्नमेंट कौन सा होता है, तो जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी, जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली या फिर दमन दीव, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो भाग 8 में दे दिए गए, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर के 242, इन्हीं 4 अनुच्छेदों में सारे डीलिंग है। ठीक है, अब आइए इससे भी नीचे। तो इससे भी नीचे का गवर्नमेंट कौन सा होता है, तो पंचायत। तो पंचायत से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो भाग 9 में डील कर दिया गया है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। यहाँ भी देखिए कि आर्टिकल 243 जो है इसका जिक्र मूल संविधान में ही था, लेकिन इसके बाद एडिशन हुआ है, ओ ABCD आ गया, इसका मतलब एडिशन हुआ है। तो 243 में तो सिर्फ ये कह दिया गया था कि हर एक राज्य सरकार अपने राज्य स्तर पर ग्राम पंचायती की व्यवस्था करेगी। लेकिन जब बाद में इससे रिलेटेड प्रोविजंस बने तो उस अनुच्छेद जोड़ना पड़ा और उसी के लिए ABCD कर दिया गया। तो ये हो गया भाग 9, जिसमें कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस है। और इसके बाद है भाग 9A, ये भी बाद में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और ये जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस ये जोड़े गए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। ये दोनों में एक ही साल का अंतर था, ये था 74वां संविधान संशोधन और ये था 73वां। ये 93 में हुआ था और ये जो है 92 में हुआ था। तो संविधान संशोधन को अभी आप याद रखें और ईयर भी याद रखें, रंग बिरंग से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है एग्जाम में। तो इसे जोड़ना के ऊपर है, तो मूल संविधान में तो सीधा बोल दिया है कि पंचायत की व्यवस्था करेगा, एक चैप्टर पंचायत बना करके छोड़ दिया गया। लेकिन जब इससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाया जा रहा था उस समय समझ में आया कि ग्राम लेवल पे तो ग्राम पंचायत हो गया, लेकिन शहरों में तो भी एक निकाय चाहिए स्थानीय प्रशासन के लिए। तो उस समय नगर पालिकाएं और नगर परिषद, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग स्थानीय स्वशासन में देखेंगे, उन सब का कॉन्सेप्ट आया। तो इसके लिए भाग एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा, तो इससे रख दिया गया भाग 9A। और इसके लिए कुछ अनुच्छेद भी जोड़ने पड़े, जिन्हें कि रख दिया गया 243P से लेकर के 243ZG तक। यानी कुल मिलाकर के देखें तो जो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रोविजन दिए गए थे वो 239 से 242 तक थे। और इसके बाद जो 3 भाग है, भाग 9, भाग 9A और भाग 9B, वो सब 243 में सिमट करके रह गया है। दोस्तों यहाँ पे भाग 9 का B भी है जो कि छूट गया, मैं यहीं पे बता देता हूँ। भाग 9 के B में इससे नीचे का जो गवर्नमेंट होगा, इससे नीचे का गवर्नमेंट का मतलब इससे नीचे गवर्नमेंट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अब मान के चले जैसे कोई ग्राम पंचायत भी हुआ तो उसमें 200-500 मेंबर्स होते हैं। 500 मेंबर वोट दे करके किसी को ग्राम प्रधान बना देते हैं। लेकिन अब इससे नीचे का मतलब क्या हुआ कि हम 10 आदमी अगर चाह करके कोई काम करना चाहते हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल करके किसी तरह का विकास का काम करना चाहते हैं या फिर अपने उत्थान के लिए कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस तरह का भी हमारे संविधान में प्रोविजन है कि आदमी 10 आदमी मिल करके, 15-20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी मिल करके कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जा सकता है और उससे रिलेटेड जो
पार्ट है वो है 9B। 9B जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करता है, जो कि अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है। तो आपने देखा था कि नगर पालिका इन किया था 243 जेड जी पे, तो अब ये जेड एच से स्टार्ट होता है और 243 जेड टी पे खत्म होता है। तो इसे आप याद रखें, मैं भूल गया था वहाँ, इसके लिए यहाँ पे अलग से बता दिया हूँ। अब आइए अगले भाग को देखते हैं। तो अगला भाग कौन सा है, तो पार्ट 10 है अगला भाग, जिसमें कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड प्रोविजंस का जिक्र है। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो ग्राम पंचायत तक क्या था या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी तक क्या था कि सभी जाति और सभी वर्ग के लोग थे, यानी कंपैरेटिवली बिग गवर्नमेंट था। ठीक है, अब उससे भी नीचे या उससे नीचे का प्रशासन का बात है, यानी जो एकदम छोटे छोटे क्षेत्र होंगे जहाँ पे अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र है, तो वहाँ प्रशासन किस तरह से चलेगा उसके लिए जिक्र किया गया है सारे प्रोविजंस का भाग 10 में, जो कि कहाँ से कहाँ है, तो 244 से लेकर के 244A तक। ठीक है, तो यानी अब तक हम लोगों ने क्या देखा, 1 से लेकर के 10 तक। एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं। पहले में हम लोगों ने देखा ना संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में देखा जो देश है उस देश का जो नागरिक है उससे रिलेटेड प्रोविजन, तीसरे में देखा मौलिक अधिकार, चौथे में देखा राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत, चौथे के क में देखा मौलिक कर्तव्य, पांचवें में देखा यूनियन, छठे में देखा स्टेट, सातवें में जो कि रिपील्ड हो गया है तो इसे देखना ही नहीं, भाग 8 है यूनियन टेरिटरीज, भाग 9 है पंचायत, भाग 9 का ए जो है वो है नगर पालिकाएं, भाग 9 का बी जो है वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और भाग 10 जो है वो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, यहाँ तक तो कोई क्या कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर होगा। ये तो अभी तक जितनी भी बातें आ रही थी वो देश से लेकर के अलग अलग स्तर के सरकार तक की बातें थी। अब अगली बात आती है कि जैसे संघ है और राज्य दोनों जगह सरकारें होती है, तो दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं भाग 11 में, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक समेटे हुए हैं, तो 245 से लेकर के 263 तक। और भाग 11 यानी राज्य और संघ के बीच में शक्ति बंटवारा का ही एक अंग है, जो कि अनुसूची 7 है, जिसमें 3 सूची दी गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। अब आइए अगले भाग को देखते हैं। अगला भाग है भाग 12, जिसमें कि वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को डील किया गया है। इसमें वित्त का मतलब है कि फिनांस, जैसे कोई सरकार, अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार किसी विदेशी संस्था से लोन लेती है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस, या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड भी जितने प्रोविजंस है सब यहीं दिए गए हैं। सरकार किस तरह से टैक्स लगा सकती है, टैक्स का सीमा क्या हो सकता है, ये सारी बातें। इसी तरह से संपत्ति से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, गवर्नमेंट संपत्ति से रिलेटेड, उस पर किसका अधिकार होगा, कैसे उसका संरक्षण होगा, या फिर कोई अगर आपके गाँव में आदमी है जिसका वारिस नहीं, यानी पार्षण को पार्षणर नहीं है, तो उसका जो संपत्ति होगा किस तरह से सरकार अधिग्रहण करे, तो ये सारी बातें हैं भाग 12 में ही डील किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो होते हैं देश से विदेशों से, या फिर वाद विवाद जो भी होते हैं उस सब से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस, ये सब भाग 12 में डील किया गया, जो कि टोटल अनुच्छेद है 264 से लेकर के 300A तक। और 300A यहीं पे है जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो ये भी डील किया गया है इसी भाग में, भाग 12 में ही। अगला देखिए भाग है 13। अगला भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी 13वें भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर में एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरह से व्यापार होगा, ये सब चीज से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो डील किया गया, जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 301 से लेकर के 307 तक। तो ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद को तो मैं बार बार बोलता हूँ, साथ में आप याद रखें। अगला पार्ट है पार्ट 14 पार्ट में क्या, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विसेज है, स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट का सर्विसेज है। देखिए हमारे देश में 3 तरह का सर्विस है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें एम्प्लॉइज सेंट्रल के लिए काम करते हैं, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट का जिसमें एम्प्लॉइज स्टेट के लिए काम करते हैं, और एक होता है यूनियन सर्विसेज जिसको कि बहाली केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो इस यूनियन के लिए काम करता है, संघ में, कभी केंद्र में, कभी राज्य में। यूनियन सर्विसेज का एग्जांपल IAS IPS, जो कि स्टेट के लिए भी काम करता है, और जरूरत पड़ता है तो उन्हें केंद्र के सेक्रेटेरिएट में भी ले लिया जाता है। तो ये सब सेवाएं जो यूनियन सेवाएं, तो इस तरह की सारी सेवाएं, और साथ ही जो UPSC का गठन है उससे रिलेटेड चीज़ों का भी जिक्र भाग 14 में, जो कि अनुच्छेद टोटल कहाँ से कहाँ तक समेटे हुए, 308 से लेकर के 323 तक। अगला भाग है भाग 14A, तो ये भी बाद में जोड़ा गया। इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में जिक्र है, अधिकरण। जैसे आप देखें किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव वाद विवाद होता है, अगर किसी तरह का, अगर आपके किसी अधिकार का शोषण होता है, तो उससे रिलेटेड जो कोई वाद होता है, तो सबसे पहले आप न्यायालय जाने से पहले उसी डिपार्टमेंट में एक चैनल बना होता है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं और उससे वहाँ से आप न्याय पा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स के मामले में देख लीजिए, तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, यानी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वहाँ पे भी आप अपना अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, ये गड़बड़ी हुई है, तो वहाँ से भी आपको न्याय मिल सकता है। या फिर उससे भी नीचे आ जाए तो CIT अपील होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, वहाँ भी आप अपील करके अपना न्याय पा सकते हैं। तो इस तरह के अधिकरण की व्यवस्था की गई है, करने की का जिक्र किया गया है
भाग 14 के ए में, जो कि कहाँ से कहाँ अनुच्छेद, तो 323 ए से लेकर के 323 बी तक। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच शक्ति बंटवारा। 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। और 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। वहीं 14 के ए में है ट्रिब्यूनल्स और 15 में है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब इलेक्शन, और इसमें इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें, कैसे किसका इलेक्शन होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्या करेगा, या फिर इलेक्शन कमीशन कैसे गठित होगा, इलेक्शन कमीशन में कौन लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन की क्या क्या क्षमता होगी, क्या क्या शक्तियां होंगी, ये सारी बातें डील की गई है भाग 15 में। और ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 ए तक। तो ये जो भाग है भाग 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र करता है निर्वाचन का। आराम से याद भी हो जाएगा भाग 15 में निर्वाचन, क्योंकि एक स्पेशल टॉपिक है ये। अगला है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी स्पेशल क्लास है। जैसे आप देखेंगे कि नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो जिक्र किया गया इस बात का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया सरकार, लेकिन यहाँ पे जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हट करके कुछ जो विशेष वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन लोगों को कुछ स्पेशल सुविधा देने के लिए स्पेशल प्रोविजंस करने का भी अधिकार देता है सरकार को। तो इस तरह के जो प्रोविजंस है वो रखे गए हैं भाग 16 में, जो कि कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है, 330 से लेकर के 342 तक। अब उससे आगे आते हैं तो है भाग 17। भाग 17 में जिक्र किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज का, राज्य भाषा का। बताया गया कि हमारा राज्य भाषा हिंदी है। आप याद रखेंगे यहाँ से एक चीज़ और, कि हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में आधिकारिक भाषा जरूर है हिंदी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे राष्ट्रभाषा हमारे देश में कोई भी नहीं है। और इसी भाग 17 में, यानी जिसमें राज्य भाषा का जिक्र किया गया है, इसी में स्टेट लैंग्वेज का भी जिक्र है। जो 22 भाषाएं संविधान के 8वें अनुसूची में, उनका भी जिक्र है। और साथ ही ये भी सब जिक्र है कि कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद किस स्टेट का लैंग्वेज क्या होगा, स्टेट एक दूसरे स्टेट से कम्युनिकेशन किस भाषा में करेंगे, स्टेट केंद्र से कम्युनिकेशन किस भाषा में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी है इसी भाग 17 में ही डील किया गया। साथ ही भाग 17 में ही है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य भाषा आयोग बनाया जाएगा, और वो हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए देश में कार्य करेगा। और इससे रिलेटेड जितना भी प्रोविजंस है वो डील किया गया 343 से लेकर के 351 तक। अगला भाग है भाग 18। ये बहुत ही जी आपात उपबंध से डील करता है। जो इमरजेंसी प्रोविजन से देश में किसी तरह का संकट आता है तो किस तरह से इमरजेंसी प्रोविजंस लगाया जा सकता है, किस तरह से स्टेट का अधिकार केंद्र में आ जा सकता है, फिर स्टेट केंद्र का अधिकार किस तरह से बढ़ जाता है, किस तरह से मौलिक अधिकार लोगों का खत्म हो जाता है, राष्ट्रपति किस तरह से प्रोक्लेमेशन कर सकता है इमरजेंसी का। ये सारी चीज़ें डील कर गई है भाग 18 में, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 352 से लेकर के 360 तक। टोटल 9 अनुच्छेद है, जिनमें कि 3 तरह के आपातकाल का जिक्र किया गया है, नेशनल इमरजेंसी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला है भाग 19, जिसमें कि मिसलेनियस प्रोविजंस को रखे गए हैं। वैसे प्रोविजंस जिससे रिलेटेड एक ही अनुच्छेद बना है, तो उस सबको मिसलेनियस चैप्टर में यानी भाग 19 में डाल दिया गया। जैसे देख लिया राष्ट्रपति राज्यपाल का सुरक्षा से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, या किसी राज्य का या फिर हमारे देश का किसी अन्य देश से जो एग्रीमेंट या संधियाँ रहती है, उन सब में जो कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ये सब चीज़ जिक्र किया गया है मिसलेनियस में यानी चैप्टर 19 में। और इसमें टोटल अनुच्छेद कहाँ से तक है, 361 से लेकर के 367 तक। आगे आते हैं, अगला है भाग 20। भाग 20 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता रहता है। इसमें जिक्र किया गया संविधान में संशोधन से रिलेटेड। संविधान में संशोधन का जो प्रोविजन है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और इसमें किस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है और क्या प्रोसीजर है, ये सब बताया गया। जैसे आप जानते होंगे 3 तरह से किया जा सकता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का सहमति। तो इन सब से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो डील किया गया है भाग 20 में, जो कि अनुच्छेद 368, एक ही अनुच्छेद है 368। अगला है भाग 21। भाग 21 में डील किया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अगला है भाग 20। भाग 20 में किस तरह के उपबंध है, तो जो अस्थायी यानी टेम्पोररी प्रोविजंस होते हैं, ट्रांजिशनल संक्रमणकालीन, और जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस है वो सब जिक्र किया गया। और ये अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक समेटे हुआ है। ठीक है, यानी भाग 21 में ऐसे विषयों को रखा गया है जो कि टेम्पोररी है, जो कि परमानेंट नहीं। जैसे इसमें देखे होंगे अनुच्छेद 370 इसी में आता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल ये पावर देता है और उसके विधानमंडल को केंद्र सरकार डायरेक्शन नहीं देती है, ऐसा व्यवस्था देता है। इसी तरह से किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का सुविधा दिया जाता है, जैसे गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या फिर आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी वो भी टेम्पोररी की गई थी, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसी तरह के प्रोविजंस इसमें डाले जाते हैं जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, जब मन होगा उसे हटाया जा सकता है, स्थिति के हिसाब से उसको लगाया गया है। ठीक है, अगला जो है जो कि लास्ट भाग है वो है भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट टाइटल
कमेंसमेंट वगैरह दिया होगा, यानी अपने भारतीय संविधान को क्या कहा जाएगा ये नाम दिया गया है। बाई चांस जैसे आप देखते हो जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, तो उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है, जो कि कब से लागू होगा ये डेट दिया गया है। उसमें से कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गए, कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो बाद में लागू हुए, तो ये सब चीज़ें भी दी गई है इसी में। और कुछ ऐसे जैसे 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ये सब जो रिपील हो गए ये सब भी भाग 22 में जिक्र किया गया, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 393 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक। तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट्स भाग हमारे भारतीय संविधान के। अब आइए एक बार फास्ट में सभी को रिकॉल कर लेते हैं। पहला भाग मैंने बताया संघ और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 4 तक। दूसरा है नागरिकता से रिलेटेड, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक। भाग 3 है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, जो कि है 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक। भाग 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, जो कि है 36 से 51 तक। अगला है 4 का A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को डील करता है, वो है 51A में। इसी तरह से अगला है भाग 5, जो कि द यूनियन है, यूनियन को डील करता है, वो है 52 से लेकर के 151 तक। इससे अगला है भाग 6, जो कि राज्यों से रिलेटेड सभी प्रोविजंस को डील करता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 से लेकर के 237 तक। उससे आगे है ये भाग 7, जो कि अभी रिपील कर दिया गया, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। उससे अगला है भाग 8, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 239 से लेकर 243 तक। उससे अगला है पंचायत, पंचायत कहाँ से लेकर है, 243 से लेकर 243O तक। इसी तरह से म्यूनिसिपालिटी यानी नगर पालिकाएं हैं, 243P से लेकर के 243ZG तक। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जिक्र है, 243ZG से लेकर के 243ZT तक। और अगला भाग है भाग 10, जो कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है, वो कहाँ पे है, तो 244 से लेकर के 244A तक। उससे आगे है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो कि भाग 11 में है, कहाँ से कहाँ तक, 245 से लेकर के 263 अनुच्छेद तक। उससे आगे है भाग 12, जिसमें कि फिनांस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के वाद विवाद जो था वो सभी चीज जिक्र किया गया। ये किस अनुच्छेद तक है, 264 से लेकर के 300A तक। उससे अगला भाग है भाग 13, जो कि देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 301 से लेकर 307 तक। उससे अगला है भाग 14, जो कि विभिन्न तरह के सेवाएं जो केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे है, सर्विसेज, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को डील करता है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 308 से लेकर के 323 तक। उससे आगे है भाग 14 का A, जो कि ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, जो वो है कहाँ से कहाँ तक, 223A से लेकर के 223B तक। और उससे आगे है भाग 15, जो कि इलेक्शन से संबंधित है, और इसके लिए आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 324 से लेकर के 329A तक। इससे अगला भाग है भाग 16, जो कि कुछ खास वर्ग जैसे OBC, अल्पसंख्यक या फिर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इससे रिलेटेड जो कुछ रिजर्वेशन वगैरह के प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन, उनसे डील करता है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 330 से लेकर के 342 तक। उससे आगे भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पे जिक्र करता है, और किस स्टेट में कैसे किस तरह से भाषाएं चलेंगी वो चीज़ जिक्र करता है, वो कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद, तो 343 से लेकर के 351 तक। उससे आगे है भाग 18, जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करता है, 352 से लेकर के 360 तक। उससे आगे है मिसलेनियस, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 361 से लेकर के 367 तक। भाग 19 में उससे आगे है भाग 20, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से रिलेटेड है, जो कि 368 आर्टिकल यानी एक ही आर्टिकल में है। अगला है भाग 21, जो कि टेम्पोररी यानी तात्क्षणिक और जो संक्रमणकालीन प्रोविजन है, टेम्पोररी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, उससे डील करता है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक। और लास्ट है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, जो संविधान के बारे में बताता है, उसका नाम बताते हैं, वो है 393 से लेकर के 395 तक। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संविधान के सभी भाग और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस याद हो गए होंगे। इसमें मैं एक और मार्क कर दूं कि इसमें सारे प्रोविजंस तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजन जैसे 1 से लेकर के 10 तक तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, 10 नहीं बल्कि 11 तक, और उसके बाद 12, 13 उतने इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भाग 15 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, भाग 16 भी इम्पोर्टेंट है, भाग 17 भी इम्पोर्टेंट है, यानी भाग फिर 20 तक सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो इन सबको आप स्पेशल अटेंशन देकर के याद कर ले, ये बराबर पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको संविधान के सभी भाग और उससे संबंधित प्रोविजंस का एक ओवरव्यू दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग एक एक पार्ट को पूरे डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और वीडियो आपको देखने और सभी भाग का डिटेल में वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।